कैंसर। ये की बात बाद में करेंगे। हाँ। माधव, हाँ सर। भजिया पकोड़ा वड़ा पाव कुछ बात नहीं करने का, ठीक है उसकी। नहीं सर, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो तेरा डाइटिंग कैसे चल रहा है? सर एकदम अनस्टेबल है। एकदम अनस्टेबल हो गया? बहुत बहुत खराब ऐसा ना हो स्टेबल। कि देखो देखे हम लोग लॉकडाउन के बाद में तो पहचानने में ना आए। नहीं सर, उतना नहीं जाएगा सर, उतना नहीं जाएगा। वो कंफर्म। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो तो अपने स्टार्ट करते हैं फिर। हम लोगों ने एड्सॉर्प्शन ये चैप्टर में और एड्सॉर्प्शन के साथ में कैटालिसिस कंप्लीट कर लिया है। अब हाँ देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंप्लीट किया। बेटा राज फटाफट वो एड्सॉर्प्शन रिवाइज करवा। तो सर उसमें पहले एड्सॉर्प्शन तो में टॉपिक्स डिफरेंस बता किया दे था कि ये टॉपिक्स एब्जॉर्प्शन हमने और पढ़ा है। क्या सर? एड्सॉर्प्शन के टॉपिक्स बता दे कि ये टॉपिक्स सर हमने पढ़ लिया है। हाँ, डिफरेंस किया था एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में। फिर उसके हम्म टाइप टाइप कितने वो होता है टाइप सरफेस केमिस्ट्री के। फिर एब्जॉर्प्शन में डेफिनेशन पढ़ी थी। हम्म एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्बेट, एब्जॉर्बेंट, हम्म हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, हम्म डिसॉर्प्शन और हम्म सॉर्प्शन। वेरी गुड। उसके पॉजिटिव बाद सॉर्प्शन नेगेटिव सॉर्प्शन भी पढ़ पॉजिटिव लिया था। सॉर्प्शन और नेगेटिव सॉर्प्शन। ठीक है बेटा। उसके बाद कुछ वो कंसेप्चुअल पॉइंट पढ़े पॉइंट्स होंगे पढ़े थे, उसमें। कंसेप्चुअल पॉइंट्स। उसमें वो क्या थी? डेल्टा एच नेगेटिव वो वाला। और डेल्टा फिर जी भी उसके नेगेटिव। बाद हाँ, डेल्टा जी बी नेगेटिव। और उसके फिर बाद उसके बाद वो एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन पढ़ा था। एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन में बहुत सारे एप्लीकेशन मैंने आपको बताया थे, कम से यस कम सर। 4 आपको याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन पढ़ा था। हाँ, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन पढ़ा था। उसके कम से कम आपको 6 पॉइंट याद करने हैं, 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है उसके अंदर, यस ठीक सर। है। आगे उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन में 4 नेचर ऑफ फैक्टर। एब्जॉर्बेंट, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट, टेम्परेचर और प्रेशर पढ़ा था। टेम्परेचर और प्रेशर में प्रेशर। अपने ने वो इक्वेशन भी वो डिराइव की थी हाँ, कौन सी और इक्वेशन थी ग्राफ वो? बनाया था। हाँ, फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन हाँ। आइसोथर्म। बराबर ना, यस वही था सर। ना, फ्रेंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है बेटा। चलो ये उसके अपना बाद एड्सॉर्प्शन में कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में कैटालिसिस कोई और बोले है ना, कोई और बोलो। चलो माधव तू बोल फटाफट, कैटालिसिस में क्या क्या पढ़ा? ये तो इनफैक्ट लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था हमने। अब हम लोग को स्टार्ट करना है बेटा कोलॉइड्स से। माधव। हाँ सर। हाँ सर, कैटालिसिस में तो पहले उसकी वो अपनी डेफिनेशन पढ़ी कि द इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन हम्म विदाउट इटसेल्फ गोइंग अंडर रिएक्शन, तो इज ठीक नोन है, एज कैटालिस्ट। अंडरगोइंग एनी हाँ। केमिकल फिर चेंज, ठीक है। हाँ सर, फिर डिकम्पोजिशन पढ़ा था। फिर उसका क्या बोलते हैं उसको, प्रोटोमीटर क्या था, कैटालिटिक कैटालिसिस पढ़ा था। प्रोमोटर प्रोमोटर हाँ प्रोमोटर प्रोमोटर। हाँ, कैटालिटिक प्रोमोटर और इनहिबिटर वो ठीक पढ़ा था। फिर हम्म फिर दो टाइप पढ़े थे कैटालिस्ट के। एक होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। फिर दोनों को समझा था कि होमोजीनियस में क्या होता है कि दोनों प्रेजेंट इन सेम याद है सर, फिजिकल ये स्टेट होता मल्टीपल है तो चॉइस वो क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, होमोजीनियस। ठीक है। और हेटेरोजीनियस में अगर अलग अलग स्टेट हो तो ठीक है, हेट्रोजीनियस बेटा। और ये ना हाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए हाँ इंपॉर्टेंट है। आप लोगों हाँ से सर। फिर मल्टीपल वो चॉइस क्वेश्चन में ऐसा पूछते हैं कि आउट ऑफ द फॉलोइंग इनमें से क्या एग्जाम्पल है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का या होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल है बेटा, है ना, ये पूछते हैं। ठीक है बेटा, आगे हाँ। फिर सर वो मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थियरी पढ़ी के मॉडर्न पहले आता है, एब्जॉर्प्शन। पहले पहले रिएक्टेंट, हाँ पहले रिएक्टेंट आता है, डिफ्यूज हम्म होता है, फिर एड्सॉर्ब होता है हम्म, रिएक्टेंट के सरफेस पे, फिर प्रोडक्ट बनता है, फिर डिसॉर्प्शन होता है और फिर वो चला जाता है ठीक है, प्रोडक्ट। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ। चलो। फिर उसको सर उसका डायग्रामेटिकली डायग्रामेटिक लिख दिया था हमने। रिप्रेजेंटेशन था। हाँ बराबर, ठीक। और हाँ हाँ सर। फिर ऐसा पढ़ा था कि कैटालिटिक जो होता है, कैटालिटिक एक्टिविटी होती है वो सिलेक्टिव होती है। कैटालिटिक हाँ वो एक्टिविटी के पढ़ा बारे था में पढ़ा था, कि कैटालिटिक सिलेक्टिविटी के बारे में पढ़ा था। और सिलेक्टिविटी में मैंने 3 हाँ इक्वेशंस एक्टिविटी और फॉर्म में लिख सिलेक्टिव। के दिए थे, CO और H2 वाले बेटा, है ना। ठीक है, आगे। हाँ सर उसमें से, हाँ एक, हाँ उसमें रहा था कि CO और H2 रहता ही है, बस वो कैटालिस्ट अलग अलग होते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट निकलते हैं। बनता है बेटा, ठीक है, वेरी गुड, आगे। हाँ। फिर शेप सिलेक्टिव पढ़ा था कैटालिस्ट हाँ, का, यूजिंग यूजिंग कौन सा नाम था उसका, हाँ जियोलाइट, जियोलाइट। जियोलाइट पढ़ा था। जियोलाइट शेप सिलेक्टिव हाँ कैटालिसिस यूजिंग जियोलाइट बेटा, वेरी गुड। है ना, उसका हाँ हनीकॉम्ब तो कैसा फिर, स्ट्रक्चर होता है, पोरस होते हैं, हाँ फिक्स साइज के हनीकॉम्ब पोर्स स्ट्रक्चर होते था। हैं। ठीक है, फिर ZSM5 क्या होता है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता हाँ है। हाँ हाँ और वो ZSM5। डायरेक्टली अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करने का काम करता है। गैस। एंड दैट टू जस्ट बाय डिहाइड्रेशन, है ना, ऐसी बातें हम लोगों ने पढ़ी थी। ये बहुत हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना बेटा। ठीक है। हाँ
फिर आगे सर वो उसका बायोलॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू देखा था, एंजाइम कैटालिसिस वाला। एंजाइम कैटालिसिस, हाँ कि उसमें एंजाइम क्या होता, हाँ बायो कैटलिस्ट होते हैं। फिर वो एक्चुअली वो पोर्शन प्रोटीन मेकिंग होते हैं, विथ, मॉलिक्यूलर मासेस उनके बहुत ज्यादा हाँ होते हैं। प्रोटीन मेकिंग होते हैं। ठीक है, यस आगे। सर, उन लोग के हाई मॉलिक्यूलर मासेस होते हैं। और फिर एग्जांपल थोड़े देखे तो उसके आगे। पैरासाइट्स वाले, फिर मिल्क का देखा था, मिल्क का कर्ड में गया था। फिर वेरी गुड, आगे। सर फिर तो अपना उसके, हाँ उसकी थियरी पढ़ी थी थोड़ी हाँ, कि कैसे एंजाइम का एक वो मॉलिक्यूल होता क्या है। क्या कारनामा कर सकता है? वो हाँ हाँ, वो अराउंड कुछ 1 मिलियन, क्या कर सकते हैं, 1 मिलियन रिएक्शन प्रोड्यूस चल कर सकते सकते हैं 1 मिनट में, है ना रिएक्टर को सर? प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर हाँ सकता है, वो भी सिर्फ 1 मिनट में। वेरी गुड बेटा, आगे। हाँ 1 मिनट। उनका ऑप्टिमम आगे टेम्परेचर वर्क सर करने फिर का, ऑप्टिमम पीएच वर्क करने का वो बताया होगा मैंने। 5 to 7। पीएच वाला बताया था सर। हाँ, 5 to सर फिर 7 था आगे, ऑप्टिमम आगे टेम्परेचर, याद नहीं आ 298 रहा से है सर। 310 केल्विन था बेटा, है ना? ये हम्म चीजें देखी थी हमने। हमने बोला था कि कुछ चीजें बाय इट्स प्रेजेंस कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को इंक्रीज करती है, उनको हमारी बॉडी में कोएंजाइम्स बोला जाता है, और कोएंजाइम्स कोई और नहीं होते, विटामिन ही होते हैं। कैटालिटिक एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं कि इनहिबिट भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ज्यादा फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हम लोगों को हमारी बॉडी में कंज्यूम नहीं करने चाहिए, अदरवाइज वही ड्रग कैटालिटिक इनहिबिटर का काम भी कर सकते हैं बेटा। ठीक है ना? हाँ बहुत सर। सिलेक्टिव होते हैं, ऐसा लिखा था बाद में, लास्ट पॉइंट यहाँ एंड किया था हाँ हमने। बहुत सिलेक्टिव। बहुत सिलेक्टिव इन नेचर होते हैं। अगर हम लोगों ने एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए या एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम को यूज किया है, तो फिर उसको यूज कर सकते हैं। दूसरे को यूज करना मतलब दैट विल बी टोटली फ्रूटलेस, ऐसा हम लोगों यस ने सर, एंड किया था, है ना? तो यस यहाँ सर। पर हम लोगों ने एड्सॉर्प्शन और कैटालिसिस को कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोलॉइड्स। ठीक है, मैं पीडीएफ दिखाता हूँ आप लोग को, वहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है, इसको भी याद ही करना है बेटा ना, पूरा का पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है और जल्दी भी खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से, और 3 लेक्चर में अपना कोलॉइड्स कंप्लीट हो जाएगा। क्या पढ़ लिया था हमने? अच्छा, कहाँ से पढ़ना है? ये पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है अपने को, है ना? यस सर। ठीक है ना, कोलॉइड्स से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हो सकता है कि ऐसा केमिस्ट्री में पूछते तो नहीं है, लेकिन कोलॉइड्स टर्म को सबसे पहले कॉइन करने वाले आदमी का नाम है थॉमस ग्राहम। थॉमस तो दिख रहा है बराबर, GRAHM होना चाहिए वो, ठीक है ना, अगर थॉमस ग्राहम होना चाहिए। ठीक है, कोलॉइड्स वर्ड को सबसे, कोलॉइड क्या होता है ये अभी आपको पता ही नहीं है बेटा, है ना? सबसे पहले ये वर्ड को इंट्रोड्यूस करने वाले का नाम हमने बताया, वो थॉमस ग्राहम होता है। एक्चुअली उसने 2 वर्ड्स को कॉइन किए थे, एक है क्रिस्टलॉइड और दूसरा है कोलॉइड। क्रिस्टलॉइड का हमको कोई काम नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन क्योंकि 2 टर्म्स होती है तो वो हमको समझने में इजी हो, इससे दोनों टर्म्स मैंने यहाँ पे लिख दी है। एक है क्रिस्टलॉइड्स और दूसरा है कोलॉइड्स। अब देखो एग्जाम्पल की हेल्प से ही आपको समझ में आ जाएगा। अगर NaCl को पानी में डिसॉल्व करते हैं और NaCl को बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, अब बताओ ट्रू सॉल्यूशन किस में बन जाएगा बेटा? NaCl को अगर पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या ट्रू सॉल्यूशन मुझे मिल जाएगा? NaCl को अगर यस पानी सर। में डिसॉल्व करेंगे तो ट्रू सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि H2O के अंदर NaCl गया और NaCl की साइज कम होना शुरू हुई, कम होते होते इतनी कम हो गई कि वो 1 नैनोमीटर से भी कम हो गई, और अब वो दिखना बंद हो गया। तो ऐसे को ही हम लोग बोलते हैं बेटा ट्रू सॉल्यूशन, पता है ना ये? यस NaCl अगर तुमने पानी में डिसॉल्व किया है तो NaCl पानी में है तो सही ना। NaCl अगर दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये थोड़ी कि चला गया है उसके अंदर से। अगर आप उस पानी को पियोगे तो आपको खारा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो हाँ इसका मतलब लगी। ये है कि NaCl को जब आपने सॉलिड फॉर्म में लिया और पानी में डाला, तो NaCl तो उसके अंदर है, लेकिन उसकी साइज इतनी छोटी हो गई है, और छोटी हो गई है तो अपने वैल्यू भी बताते हैं कि 1 नैनोमीटर से कम हो गई है। तो अब उसको हम लोग बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन में ये जो NaCl का क्रिस्टल था ना, NaCl का क्रिस्टल, इसी को हम लोग उसने टर्म यूज किया था क्रिस्टलॉइड। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन की बात अपने को नहीं करनी, हमको बात करनी है कोलॉइड्स की। तो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो NaCl का क्रिस्टल था ना, उसके लिए उसने टर्म यूज किया था क्रिस्टलॉइड। तो एक दूसरा टर्म होता है कोलॉइड्स। एग्जाम्पल इसके अंदर लिखा हुआ है NaCl इन बेंजीन। अब मुझे बताओ कि ये ट्रू सॉल्यूशन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, और कौन सी थियरी लगाओगे आप? अगर मैं आपसे पूछूं कि NaCl और बेंजीन को अगर हम मिलाते हैं तो सर ट्रू, लाइक
लाइक वाला। लाइक डिसॉल्व लाइक लगा होकर हाँ। था। NaCl पोलर है, पानी खुद पोलर था, तो दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व हो गए। जब NaCl को बेंजीन के अंदर डिसॉल्व करने की बारी आई तो बेंजीन ने NaCl को अंदर लेने से मना कर दिया। ठीक है बेटा, ऑडियो बंद रखो बेटा अपना, है ना, मेरी आवाज रिपीट हो रही है मेरे को। बंद कर लो बेटा, ऑडियो बंद कर लो, है ना, माइक बंद कर लो अपना। NaCl इन बेंजीन, ठीक है, NaCl इन बेंजीन। अब NaCl इसके अंदर पोलर है, और बेंजीन सबको पता है कि C6H6 होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में नॉन पोलर बॉन्ड बनता है। जो बेंजीन है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये आपस में कभी कंबाइन नहीं होंगे ठीक से, तो NaCl इन बेंजीन कभी भी ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। तो NaCl को जब आप बेंजीन में डालोगे और शेक करोगे ना, तो एक धुंधला धुंधला सा NaCl आपको उसमें व्हाइट कलर का दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि उसकी साइज अभी 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में है, और इतनी साइज में वो कभी भी डिसअपियर नहीं हो सकता। तो NaCl इन बेंजीन में NaCl की जो साइज रेंज है वो 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में रहती है, और ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन कहते हैं, और NaCl को इसमें हम लोग कह सकते हैं कि वो कोलोइड है। ठीक है, बात आई समझ में? अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि सैंड पार्टिकल को पानी में डाल देते हैं, सैंड पार्टिकल को, बताओ ट्रू सॉल्यूशन बनेगा क्या? सैंड मतलब मिट्टी को अगर पानी में डाल नहीं देते हैं नो सर डिसॉल्व होगा ही नहीं नहीं। ठीक है, और वो तो एक है ना ओपेक टाइप का सॉल्यूशन बन जाएगा जिसके आर पार भी हम लोग नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अब है ना, ऐसा ऐसा जो सॉल्यूशन होता है जो हमारे सामने रखा हुआ है जिसमें सैंड पार्टिकल को पानी में डिसॉल्व किया हुआ है, वो कोलॉइड नहीं है बेटा, वो कोलॉइड से भी ऊपर कैटेगरी का है, जिसको हम लोग कहते हैं सस्पेंशन। तो 3 टर्म होते हैं बेटा, एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा होता है कोलॉइड, और तीसरा होता है सस्पेंशन। कभी आप लोगों ने सस्पेंशन वाली सिरप वगैरह पी होगी, जब सर्दी बुखार आती है तो हम लोगों को एक सिरप सजेस्ट किया जाता है, उसके अंदर कभी कभी आप लोगों ने सस्पेंशन देखा होगा लिखा हुआ, ओरल सस्पेंशन ऐसा कभी कभी लिखते हैं उसके ऊपर, पता है आपको बेटा? ओरल हाँ सर। सस्पेंशन ऑफ पैरासिटामोल ऐसा कुछ भी वो बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं बना है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स है ना वो आपको साफ साफ दिखाई देंगे। मतलब उसकी जो साइज होती है ना, उसके अंदर पार्टिकल्स की जो साइज होती है वो 10⁻³ नैनोमीटर से भी बड़ी होती है। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन। अब देखो, तीनों के बीच में डिफरेंस एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपके सॉल्यूट की साइज या आपके सब्सटेंस की साइज 1 नैनोमीटर से कम हो जाती है तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन। अगर 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में रहती है तो उसको बोलेंगे कोलॉइड्स, और 10⁻³ नैनोमीटर से भी बड़ी रहती है तो उसको हम लोग कहेंगे सस्पेंशन। ठीक है, पहले आप ये टर्म्स याद कर लो बेटा, याद हो गया आपको? ये डिफरेंस समझ में आया? ये 3 टर्म, एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा होता है कोलॉइड्स, और तीसरा होता है बेटा सस्पेंशन। क्या डिफरेंस है तीनों के बीच में? डिफरेंस खास करके है, जो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर सब्सटेंस की साइज होती है वो 1 नैनोमीटर से कम हो जाती है, कोलॉइड के केस में 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में ही रहती है, और ये साइज का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और आगे जाके आप देखोगे, जब एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये साइज रेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको ना जब छोटे बच्चे रहते हैं ना, अगर उनको बुखार आता है तो पैरासीटामोल का ड्रॉप्स डाला जाता है, आपको पता है बेटा? पैरासिटामोल हाँ सर। ड्रॉप्स डाले जाते हैं। ड्रॉप्स का मतलब क्या होता है बेटा? सर डिस्टरबेंस हो रहा है वो पीछे। अरे यार माइक मत चालू करो यार, मेरी आवाज मेरे को ही सुनाई देती है फिर। ठीक है ना, तो हाँ सर, अपना डिस्टरबेंस हो रहा है। जो हेडफोन यूज नहीं कर रहा वो माइक बंद कर रहे हैं अपना, है ना, कि हेडफोन में प्रॉब्लम नहीं है, वरना तो मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अच्छा मैं क्या बोल रहा था मैं, अच्छा बच्चा जो छोटा होता है ना, तो अगर उसको मान लो फीवर आता है तो उसके लिए कालपोल के ड्रॉप्स होते हैं, कालपोल नाम होता है, उसके अंदर पैरासीटामोल ही होता है और उसके ड्रॉप्स आते हैं। ड्रॉप्स का अगर आप एक बार ड्रॉप निकाल के देखोगे ना उसके अंदर, तो आपको एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन दिखाई देगा। मतलब पैरासीटामोल तो उसके अंदर है लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में है, और कम क्वांटिटी के साथ साथ में उसको पूरा होमोजीनस मिक्सचर बना दिया गया है। ठीक है, अच्छा अभी जब जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, 3 साल का हो गया, तो अब उसको कालपोल के ड्रॉप्स नहीं चलते,
उसको अल्कोहल की सस्पेंशन डालनी पड़ती है। फिर सस्पेंशन में क्या होता है, पार्टिकल की साइज बड़ी होती है, क्योंकि बच्चा अब बड़ा हो गया है, अब छोटे छोटे पार्टिकल उसके बॉडी में काम नहीं करने वाले हैं, अब थोड़ा सा बड़ा उसको पार्टिकल की साइज चाहिए उसकी बॉडी में ड्रग को वर्क करने के लिए, तो वो लिख के देता है कि ओरल सस्पेंशन अभी आप पिलाओ उसको, ठीक है। और अभी हम लोग क्या खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं ना, मेडिसिन देखकर कभी पानी में डिजोल्व नहीं होती बेटा। मेडिसिन को अगर आप एक कप में डालोगे, मतलब मान लो कि पैरासीटामोल टैबलेट होती है हम लोग लेते थे। हाँ टैबलेट जो लेते हैं हम लोग, वो अगर मान लो कि अगर किसी को फोबिया है कि डायरेक्ट मेडिसिन निकल नहीं सकता, तो वो थोड़ा सा पानी ले और उसको डिजोल्व करे और पी जाए, ऐसा बोलते हैं ना कभी कभी। तो आप देखना Yes, कि sir. कभी भी पैरासीटामोल जो होता है ना, वो उसके अंदर डिजोल्व नहीं होता बेटा। हाँ तो कभी सर। भी उसके अंदर डिजोल्व नहीं होता, वो एक सॉलिड के फॉर्म में उसके अंदर दिखाई देता है, वो स्टेट को हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने ना कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह 11th स्टैंडर्ड के अंदर किए थे, शायद आप लोगों ने देखा होगा कि AgNO3 अगर Cl माइनस कंटेनिंग कंपाउंड में डाला जाता है तो AgCl के व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। याद है बेटा ये सब आप लोग को? ये हम लोगों ने किया है प्रैक्टिकल, जब हम लोग इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ रहे थे। तो अगर मैंने आपको कोई MgCl2 कंपाउंड दिया है, ZnCl2 NH4Cl दिया है, तो आप लोग का उसके अंदर कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होता था बेटा? आप लोग उसके अंदर AgNO3 डालते थे। याद है बेटा, भूल गए? प्रैक्टिकल लैब देखे जमाना हो गया क्यों? Yes, हाँ, sir. तो हाँ वो भूल गए होंगे, बराबर है, सही बात है आप लोग। जमाना साल बीत गए। हाँ बराबर है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप देखो, मान लो कि NH4Cl है, तो उसके अंदर कौन से आयंस प्रेजेंट है बेटा? Cl माइनस प्रेजेंट है कि नहीं? हमारे सब्सटेंस के अंदर हाँ, Cl सर। माइनस प्रेजेंट है। अच्छा, अगर मैंने ऊपर से AgNO3 डाला, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, तो उसके अंदर Ag प्लस प्रेजेंट है बेटा, है ना? तो Ag प्लस और Cl माइनस मिलके अब AgCl बना देता है। और AgCl कभी भी पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। अगर आप लोगों ने आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है बेटा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमने पढ़ा था, तो उसके लिए KSP निकालते थे बेटा, S इंटू S इज इक्वल टू Yes, S sir. स्क्वायर। तो वो हाँ, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता ही किस लिए था? स्पेनिजली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए ही होता था वो, ठीक है। तब AgCl के प्रेसिपिटेट्स बन गए, तब वो पानी में से बाहर निकल गए। अब आपको प्रेसिपिटेट थिक व्हाइट PPT आपको उसके अंदर दिख रही है, तो उसके अंदर जो पार्टिकल की साइज होती है ना बेटा, जो अपने देख पा रहे हैं, ठीक है, पार्टिकल, और अगर उसके सॉल्यूशन के अंदर उंगली डालोगे ना, तो AgCl के प्रेसिपिटेट्स को आप टच भी कर सकते हो बेटा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो पार्टिकल की साइज है वो 10⁻³ नैनोमीटर से भी बड़ी है, तो उसको हम लोग फिर सस्पेंशन बुलाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं अभी आपको एक और एग्जांपल दूं, मिल्क, दूध पता है बेटा, मिल्क पाउडर, हाँ सर, पता है सर। Yes, sir. पता है ना? हाँ सर, मिल्क पाउडर। है ना? कोई भी मतलब अर्थ के बाहर का तो है नहीं अपने साथ में, ठीक है, तो हाँ। सबको पता ही होगा। तो मिल्क पाउडर ले लो, हाँ लॉकडाउन सर, में तो हमने लेके भी रखा होगा अपने घर में कि दूध मिलना बंद हो गया तो हम लोग मिल्क पाउडर पियेंगे, बराबर है, ठीक है ना। तो मिल्क पाउडर अगर अपने पास में है और थोड़ा सा पानी, गर्म पानी लेते हैं और उसके अंदर डाल देते हैं हम लोग, तो मुझे बताओ कि क्या होमोजीनियस मिक्सचर बनता है बेटा? सोच के बताना बेटा, है ना। डे टू डे लाइफ, ये चैप्टर को डे टू डे लाइफ में बहुत कनेक्ट कर सकता हूँ, मतलब सर हेट्रो हेट्रो बनता है बेटा, है ना, हेट्रो बनता है। लेकिन देखो, AgCl वाला जो सॉल्यूशन था और नमक वाला जो सॉल्यूशन था, ये दोनों से अलग है बेटा। अब देखो क्या डिफरेंस है। NaCl H2O में जब गया था ना, तो NaCl पहली बात तो दिखना बंद हो गया, दिखना बंद हो गया, और साथ में अगर आप उसके अंदर उंगली डाल के देखोगे तो NaCl के क्रिस्टल को कभी भी फील कर सकते हो क्या बेटा? दिखना ही बंद हो गया तो फील भी नहीं कर सकते। तो ऐसा तो बन गया ट्रू सॉल्यूशन। अब मैंने AgCl और पानी का एग्जांपल दिया, AgCl और पानी, AgCl एक सस्पेंशन बनाया बेटा। AgCl व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स आपको दिख तो रहे ही हैं, अगर आप उंगली डालोगे तो AgCl के प्रेसिपिटेट्स को सॉलिड फॉर्म में अपने हाथ पे महसूस भी कर सकते हो। लेकिन है ना, ये वाला जो केस मैंने आपको बताया ना, मिल्क पाउडर को पानी में डाला है, ये दोनों से अलग है। अगर आप बोलो कि वो मिल्क जो पाउडर था, वो पाउडर अभी आपको उसके अंदर दिखाई दे रहा है क्या? तो आप बोलोगे हाँ दिखाई तो दे रहा है। क्यों? क्योंकि पानी जो था पहले वो ट्रांसपेरेंट था, मिल्क पाउडर डालने के बाद अब वो सॉल्यूशन कौन से कलर का हो गया बेटा? व्हाइट कलर का। इसका मतलब आप पाउडर को फील तो कर पा रहे हो, दिख तो रहा है ना कि मिल्क पाउडर डालने के बाद वो पानी पानी जैसा ही रहता है। Yes, sir. यस सर ऐसा मत बोलो यार, क्या मतलब कौन सी किस बात के लिए यस बोल रहा है? अरे सर मिल्क पाउडर दिखता है उसके लिए। डाला तो क्या आपको मिल्क पाउडर दिख रहा है उसके अंदर? डिसॉल्व हो कोई जाता है, भी कैसे देख दिखेगा? ना कि वो पानी नहीं है, वो दूध है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको पार्टिकल दिख तो रहा है,
लेकिन अगर आप उसके अंदर उंगली डाले तो क्या आप उसके क्रिस्टल को फील कर पाओगे बेटा? क्या ऐसा नहीं, देखो ये मिल्क का पाउडर निकला, ये मिल्क का पाउडर निकला, ऐसा कर पाओगे आप कभी? नहीं सर, ऐसा नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं कर मिक्स हो पाएंगे गया आप। फिर उसके बाद नहीं इसका करता। मतलब ये है कि इसके अंदर जो पार्टिकल की साइज होती है बेटा, वो 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में होती है। आप उसको देखने से फील तो कर पा रहे हो, लेकिन हैंड पिकिंग मेथड से आप उस पार्टिकल को कभी भी निकाल पाओगे नहीं। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ। जब NaCl को पानी में हमने मिलाया बेटा, तो थोड़ी देर तक क्या, अगर आप उसको साल भर तक अपने स्टाफ रूम में रखा रहेगा वो, तो क्या कभी ऐसा होगा बेटा कि अगर पानी खत्म नहीं हुआ उसके अंदर तो कि NaCl के क्रिस्टल बीकर के सरफेस पे बैठ गए बेटा? ऐसा कभी होगा? नहीं सर, ऐसा नहीं, नहीं ऐसा होगा। कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ट्रू एक सॉल्यूशन बार बना मिक्स हो चुके गया हैं। फिर ऐसा थोड़ी। ठीक है। हाँ हाँ, ये और बात है कि सॉल्वेंट ही अगर इवापोरेट हो गया तो उसके अंदर से वो आ जाएगा, ऐसी हाँ और तो कोई और बात है बेटा। लेकिन अब मान लो कि सॉल्वेंट है उसके अंदर, तो वो कभी भी सेटल डाउन होने वाला नहीं है। नहीं लेकिन है। अगर सैंड पार्टिकल को आपने पानी में डाला और उसको हाँ विगरसली शेक किया, अगर आप 1 घंटा भी उस बीकर को यहाँ पे रखोगे ना स्टाफ रूम में, तो क्या होगा, सारे जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो बेस पे सेटल हो जाएंगे। चलो, ये भी मानते हो, सेटल हो जाए। है ना? मानते हाँ हो कि नहीं सर। मानते हो? है ना? लेकिन अगर आप हाँ मिल्क सर पाउडर, मानते हैं। मिल्क अगर आपने यहाँ पे ला के रखा है बेटा, मिल्क आप 1 घंटा 2 घंटा हम्म, रखो, कभी भी मिल्क का जो सब्सटेंस होता है वो कभी भी बेस पे सेटल होगा क्या बेटा? नहीं सर, नहीं नो होगा। सर, नहीं होगा। नहीं, ऐसा है ना, दूध तो अभी आप आपके फ्रिज में दूध रखा हुआ है, तो क्या ऐसा होता है कि ऊपर पूरा पानी है और दूध जो है वो लिक्विड फैट जो नो है सर। नहीं सर, तो एक्चुअली ऐसा उल्टा नहीं होता है सर, ऊपर होता। मलाई जम जाती है। हाँ, वो तो अलग बात, ये अलग है यार, क्या पूरी वो वही तो बोला अलग हूँ है। सर, वो तो पूरा अलग है ऐसा। हाँ, वो अलग है, और उस प्रोसेस को हम लोग कोएगुलेशन बोलते हैं। वो आगे मैं बताऊंगा, यही चैप्टर में बताऊंगा। ठीक है, है चलो। ना? लेकिन अभी आपको समझ में आया, डिफरेंस फील कर पा रहे हो बेटा? ट्रू सॉल्यूशन हाँ सर। हमको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, हमको सस्पेंशन को इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। तो हम लोगों को बेसिकली इस चैप्टर में जो पढ़ना है उसका नाम है कोलॉइड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोलॉइड्स के अंदर सॉल्यूट की, अभी मैं सॉल्यूट बोल रहा हूँ क्योंकि आपको दूसरा टर्म पता ही नहीं है बेटा, है ना? आगे जाके मैं बताऊंगा कि सॉल्यूट को कोलॉइड्स के केस में बोलते क्या है, अभी आपको पता नहीं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सॉल्यूट की जो पार्टिकल की साइज होती है वो 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में होती है। क्या आप दो टर्म्स के बीच में क्लियर हो एकदम? एकदम सर। यस सर। हाँ सर। क्रिस्टलॉइड जो NaCl है उसकी साइज कितनी होगी बेटा? सर ये वो 1 लेस देन नैनोमीटर 1 से कम एनएम। होगी। लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से कम। हम्म, कोलॉइड्स के अंदर NaCl के पार्टिकल की साइज कितनी होगी बेटा? 1 1 नैनोमीटर एनएम से टू 10 की 3 एनएम। पावर 1 3 नैनोमीटर से नैनोमीटर। 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में। 10⁻³ एनएम और सर। अगर किसी तरह से 10⁻³ नैनोमीटर से भी बड़ी साइज हो जाती है तो क्या फिर हाँ। उसको कोलॉइड बोलेंगे? नहीं सर। नहीं, नहीं, उसका हाँ फिर हाँ पर्टिकुलर नाम क्या है बेटा? सर। सस्पेंशन। सस्पेंशन। तो अभी है ना, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक ही ये था। आधे से ज्यादा मैंने आपको बता दिया है। ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड्स और सस्पेंशन के बीच में पॉइंट ऑफ डिफरेंस। कोलॉइड्स क्या होता है ये पता करने के बाद इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं वो डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड्स और सस्पेंशन, किस तरह से ये तीन स्टेट्स को हम लोग अलग अलग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर लिखा हुआ है, जो ट्रू सॉल्यूशन है बेटा वो होमोजीनस है, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली हाँ बात सर, नहीं बोल सकते हैं। है ना? अच्छा, कोलॉइड और सस्पेंशन के लिए फिर हेट्रोजीनस लिख सकते हैं बेटा, यस है ना? सर। हाँ सस्पेंशन सर। तो हेट्रोजीनस होता ही है मतलब। और मिल्क को जब आपने डिसॉल्व किया तो मिल्क को भी आप महसूस तो कर पा रहे हो ना उसके अंदर, इसका हाँ। मतलब अलग अलग फेज में तो प्रेजेंट है ये बेटा, हेट्रोजीनस तो बोल सकते हैं। हम्म, अच्छा, सेकंड पॉइंट एकदम क्लियर है बेटा? ट्रू हाँ सॉल्यूशन सर, के अंदर जो पार्टिकल की साइज वो होगी वो 1 1 नैनोमीटर नैनोमीटर से से कम कम होती होगी। है। कोलॉइड्स के अंदर जो पार्टिकल की साइज होगी वो 1 नैनोमीटर से 10⁻³ 10 की पावर नैनोमीटर 3 के बीच में होगी। नैनोमीटर। और सस्पेंशन के केस में वही साइज 10⁻³ नैनोमीटर से भी से ज्यादा बड़ी हो होगी। जाएगी बेटा, है ना? हाँ अच्छा, सर। अब है ना, ट्रू सॉल्यूशन के लिए हम लोग कह सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट है, उसका नेचर कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट है। और सस्पेंशन के लिए बोल सकते हैं बेटा ओपेक, हाँ बोल सकते हैं ओपेक। बेटा ओपेक, यस सर। है ना? आर पार दिख ही नहीं रहा हमको। हाँ लेकिन बराबर। कोलॉइड इन दोनों के बीच का एक स्टेट है, तो ना वो ट्रांसपेरेंट है पूरी तरह से, ना वो ओपेक है पूरी तरह से। तो उसके लिए जो बेटा वर्ड यूज करा जाता है वो है ट्रांसल्यूसेंट। याद रहेगा बेटा? हाँ हाँ सर, ठीक है। ट्रांसलूसेंट पता है सर। हाँ, कभी थोड़ा दिखता हाँ, है, थोड़ा नहीं दिखता है। हाँ, ठीक है, दोनों के बीच का स्टेट है। हम्म। ट्रू सॉल्यूशन के लिए लिखा है डू नॉट सेटल, बराबर है। NaCl को पानी में डाल के रखो, NaCl कभी जिंदगी में सेटल नहीं होने वाला नीचे। हम्म। ठीक है। सस्पेंशन के लिए लिखा हुआ है बेटा सेटल वेरी इजीली, बहुत इजीली सस्पेंशन सेटल हो जाते हैं। हाँ। लेकिन कोलॉइड्स का एक ऐसा केस है जहाँ पे स्पेशल केस है,
ओनली सेटल ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन। आपको पता है बेटा सेंट्रीफ्यूगेटर मशीन होती है, कभी देखा है सेंट्रीफ्यूगेटर? देखा है आप लोगों ने? फिजिक्स में तो आप लोग बहुत पढ़ते हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ते हो आप। हाँ सर, सेंट्रीफ्यूगल सर्कुलर फोर्स मोशन के अंदर आप लोगों ने शायद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्सेस, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा, नहीं पढ़ा है कि बाकी है अभी पढ़ने सर का? ये सर लैब में यूज होती है क्या सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन? हाँ, सेंट्रीफ्यूगेटर हम लोगों ने अपने जमाने में बहुत यूज करी है बेटा, लेकिन अभी वो 12th तक यूज नहीं करता है। 12th के बाद में जो मतलब बीएससी वगैरह होती है और इंजीनियरिंग वगैरह लैब होती है ना बेटा, तो उसके हाँ अंदर सर। सेंट्रीफ्यूगेटर बहुत यूज करा जाता है। मैं आपको अच्छा बताऊं सेंट्रीफ्यूगेटर का रोल क्या है बेटा। एक बीच में मोटर लगी हुई होती है, हाँ और सर, देखिए उससे देखिए उससे वो। ना चार, अब सुनो, चार टेस्ट ट्यूब स्टैंड्स निकले हुए होते हैं बेटा, मूवेबल होते हैं। चार टेस्ट ट्यूब स्टैंड्स होते हैं, मूवेबल होते हैं। अब अपने को क्या करने का पता है, मिल्क लेने का, अपने को मिल्क लेने का टेस्ट ट्यूब के अंदर, हाँ और किसी एक टेस्ट ट्यूब होल्डर के अंदर हम लोगों को डाल देने का। ठीक है? जैसे मशीन चालू करोगे ना, वो फास्ट रोटेट करता है बेटा, फास्ट रोटेट करता है एकदम। तो क्या होता है हाँ कि ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब 5 मिनट के बाद में आप बंद करोगे और टेस्ट ट्यूब को निकाल के देखोगे ना, तो उसके अंदर का जो अपना मिल्क के अंदर का जो लिक्विड फैट होता है ना, वो टेस्ट ट्यूब के बेस पे जाके सेटल हो जाता है, और जो ऊपर बच जाता है वो पानी बच जाता है। ठीक है ना? मिल्क कुछ और नहीं है बेटा, वो लिक्विड फैट इन वाटर ही होता है। पानी के अंदर लिक्विड फैट को डिसॉल्व किया हुआ है, उसी को हम लोग मिल्क बोलते हैं बेटा। और अगर उसको सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे उसका, तो जो लिक्विड फैट है वो पानी के नीचे बेस पे जाके सेटल हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि कोलॉइड्स को सेटल तो करा जा सकता है, लेकिन स्पेशल टेक्निक यूज करनी पड़ती है, वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। पता है बेटा आपको? और मतलब आर्टिकल्स को सेपरेट करता है। हाँ, पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू ही कर सकते हैं, हैंड पिकिंग मेथड से कभी नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, यस समझ में आया? तो हाँ क्या सर, होता है, कभी कभी है ना, मुझे खाली बेस का काम होता है और मुझे पानी नहीं चाहिए होता है, तो मैं पानी उसमें से रिमूव कर देता हूँ, अब लिक्विड फैट के ऊपर मैं जो चाहे एक्सपेरिमेंट कर लूँ। ठीक है बेटा, समझ में आया? जैसे अगर हम लोग जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो खून होता है ना हमारी बॉडी में बेटा, हाँ उसका सर। अगर सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो भी आपको पता है ना, आरबीसी नीचे सेटल हो जाते हैं और ऊपर प्लाज्मा रह जाता है बेटा। ये सब पढ़ा है आप लोगों ने, बायो में पढ़ते होंगे आप यस लोग, सर, है ना? तो 10th में पढ़ा। ये सब चीजें हैं, ओनली सेटल ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे ग्रेविटी का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। अगर आप 5-10 मिनट 1 घंटे तक उसको रखे हुए रहोगे तो कभी भी वो सेटल नहीं होंगे, लेकिन हाँ, सेंट्रीफ्यूगेशन कर लेते हो तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं बेटा, है ना? तो ब्लड का भी एक एग्जाम्पल ले सकते हो आप। अच्छा, अब यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय नॉर्मल फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। NaCl को पानी में डाल दिया आपने, आप उसका नॉर्मल फिल्टरेशन करो, जैसे आप चाय का फिल्टरेशन करते हो, चाय की पत्ती को अलग करने के लिए, इसको कहते हैं नॉर्मल फिल्टरेशन। और जब आप अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज करके फिल्टरेशन करो, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टरेशन। तो आप चाहे कुछ भी कर लो, NaCl पानी में जो गया है, वो ना तो नॉर्मल फिल्टरेशन से सेपरेट हो सकता है, ना तो अल्ट्रा फिल्टरेशन से सेपरेट हो सकता है। लेकिन जो सस्पेंशन होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, कैन बी सेपरेटेड जस्ट बाय नॉर्मल फिल्टरेशन। चाय बनाई और चाय की छन्नी में चाय को डाला हम लोगों ने, और उसमें से जो चाय की पत्ती है वो सेपरेट कर लिया। इसी तरह से आप सस्पेंशन को सेपरेट कर सकते हो, कैन बी Yes, sir. सेपरेटेड बाय नॉर्मल फिल्टरेशन। लेकिन जो कोलॉइड्स का केस है ना बेटा, वो है कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय अल्ट्रा फिल्टरेशन। नॉर्मल फिल्टर पेपर से आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जिसकी पोर्स की साइज बहुत छोटी आती है, ऐसे अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स भी होते हैं, अगर आप वो यूज करोगे तो आप उसको सेपरेट कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो कुछ 5 एक पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए हैं, या आप लोग को फटाफट याद करना है बेटा, याद कर लो तो जरा। अभी मैं पूछूंगा ये हटाने के बाद में, यहाँ से एक बार अच्छे से याद कर लो। कुछ डिफिकल्टी है बेटा, एकदम थियरेटिकल है, समझ में तो आ ही गया होगा बेटा। एग्जाम्पल देना चाहो तो एग्जाम्पल भी दे सकते हो बेटा, यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया है इन्होंने, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल भी दे सकते हो। NaCl इन वाटर, ठीक है, ठीक है। और कोलॉइड्स के अंदर आप मिल्क, ब्लड, ये सब एग्जाम्पल दे सकते हो। सस्पेंशन के अंदर आप सैंड पार्टिकल इन वाटर का एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, अब बताने का मतलब ये था पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस में, कि सस्पेंशन की पढ़ाई आपको इस चैप्टर में नहीं करनी, आपको ट्रू सॉल्यूशन की पढ़ाई इस चैप्टर में नहीं करनी। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ कोलॉइड्स। तो कोलॉइड्स बाकी दो से किस तरह से अलग होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग को मैंने बता दिया। अब आप लोग फटाफट इसको, ये 5 पॉइंट को रिवाइज करो, मैं जिसको रिपीट करने के लिए बोलूंगा वो रिपीट करेगा।
ठीक है, एक ही काम आप लोग को करना है, थियरी पढ़ते पढ़ते लेक्चर में ही इसको याद कर लेना है बेटा। अगर एक बार याद कर लिया ना आप लोगों ने तो आपका काम खत्म। फिर तो नोट्स के फॉर्म में आपके बुक में ये रहे, जब भी आपको रिवाइज करना है फटाफट रिवाइज करो और आगे बढ़ो। जब इसका टेस्ट दोगे तो भी आपको फील होगा कि हाँ ये बाकी के चैप्टर के कंपैरिजन में ये इजी चैप्टर है बेटा। ट्रिकी क्वेश्चन इसमें एक भी नहीं आता। सर हो गया। पढ़ लिया बेटा? यस। बाकी लोग भी बोले। हाँ सर हो गया। उनको पूछने का है आज तो। चलो हो गया बेटा। कौन बता रहा है बोलो चलो। पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड सर आप बोलो किसको बताना है। और हाँ सस्पेंशन। सर आप बोलो। ऐसा करें, आयुषी बोलेगी चलो। बोल बेटा आयुषी, माइक तो तेरा चल ही रहा है, ना तो कहना ही नहीं। सर आयुषी है भी। अच्छा है ही नहीं क्या आज? सर आई थी अभी सर। हाँ मैंने देखा 14 तो थे। यस सर हाँ, अभी सर पता नहीं थोड़ी यस सर सारे प्रेजेंट थे। सारे प्रेजेंट थे, मैंने देखा था बेटा। आयुषी भाग गई। चलो आयुषी की फ्रेंड खुशी, अब तेरा क्या होगा? बोल बेटा खुशी। देखो तो जरा कुछ लिखा है उसने। हाँ सर, हाँ सर। हाँ खुशी बोल रही है, वाह वाह वाह, मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है बेटा बोल चल। अब ये 5 बोलो पॉइंट ऑफ सर। डिफरेंसेस बोलने हैं तेरे को। ये चैप्टर तेरे बहुत काम का है, एक 5। बार अच्छे से बैठो बेटा पढ़ लो और यही क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में ना। हाँ। बोल बेटा। हेलो सर। हाँ खुशी मैं सुन रहा हूँ। सर। हाँ हाँ। भाई तो हाँ बोल। 5 पॉइंट बोलना है। 5 पॉइंट बोलने हैं हाँ चल। फर्स्ट। कोई बात नहीं, तू हाँ। 4.5 पॉइंट बोल दे चल। आधा मैं किसी और से बुलवा हाँ। लूंगा। ऐसे कैसे मतलब। अरे बोलना भाई जल्दी चल। ऐसा मतलब बोल दो। फर्स्ट लेस देन 1। क्या? एक मिनट सर, वही है ना? हाँ हाँ बोल भाई बोल, अब तुमने स्टार्ट भी कहाँ किया है, ऊपर से लेस। वही है। हाँ। होमोजीनियस। जीनियस है मतलब ऐसा? फर्स्ट में होमो। अच्छा फर्स्ट में होमोजीनियस, कौन सा होमोजीनियस है बेटा? कोलोइड्स ना? कोलोइड्स आर होमोजीनियस ना? नहीं खुशी बेटा तेरे को थोड़ा मेहनत करनी नहीं, है अब। केलोइड्स आर हेट्रोजीनियस। कोलोइड्स हेट्रोजीनस है, ठीक है फिर और हाँ। सस्पेंशन क्या है फिर? फिर हेट्रोजीनियस। अच्छा और ट्रू सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन होमोजीनियस। अच्छा होमोजीनस का मतलब बेटा? होमोजीनस का मतलब क्या होता है बेटा? कुछ होता है मतलब होता है बेटा होमोजीनस का? अरे यार 5 पॉइंट को पढ़ाने के लिए 15 मिनट लिए मैंने बेटा। वो तो मैं धनाधन आपको बता के अब तक तो ये चैप्टर खत्म करने वाला होता, या आप इतना स्लो स्लो क्यों करवा रहा हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए बेटा। सिलेबस कंप्लीट करना ही मेरा पर्पस नहीं है, तुम लोगों को सिखाना, तुम लोगों को याद करवाना ही मेरा पर्पस है बेटा, इसलिए इतना टाइम ले रहा हूँ ना। चलो आलिया बोल बेटा। Yes, sir. बोल बेटा पॉइंट ऑफ The डिफरेंस true 5 है, solution फटाफट is, बोल। sir. So true solutions are homogeneous mixture, हम्म colloids are heterogeneous, हम्म, and suspension are it's also heterogeneous. ठीक है आगे। True solution are transparent, हम्म colloids are translucent, and हम्म, suspension opaque. ठीक है और
true solution cannot be true solution do not settle. It's always in a mixture form. Colloids settle only on centrifugation, वेरी गुड। and suspension can be settled down very easily. ठीक है, और Uh, oh, एक मिनट सर, हाँ, separated. True solution cannot be separated by just normal filtration. Colloids can be separated by क्या था? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। Ultrafiltration, and suspension can be separated by normal filtration. ठीक है बेटा, वेरी गुड। और कोई बच गया क्या? हो गया सारे? साइज वाला सर। साइज वाला बता दो बेटा फटाफट। चलो, साइज तो मेन है। हाँ सर, true solution is less than true solution is less than 1 nanometer, and colloids are between 1 nanometer into 1 nanometer to 10 to the power minus 3 nanometer, and 10 minus 3 क्या? sorry, 10 to the power 3 nanometer, and last wala suspension are more than 1 nanometer. 10 की पावर 3 नैनोमीटर बेटा। रेंज याद नहीं हो रही आप लोग को? ट्रू सोल्यूशन 1 नैनोमीटर से छोटा है। 1 नैनोमीटर और 10 की पावर 3 के बीच में है तो कोलॉइड है, और 10 की पावर 3 से भी बड़ा हो गया तो सस्पेंशन है बेटा। 10 की पावर 3 याद नहीं हो तो 1000 याद कर लो बेटा। 1 से छोटा, 1 और 1000 के बीच में, 1000 से बड़ा बेटा, है ना? 1 से छोटा है तो ट्रू सोल्यूशन, 1 से 1000 के बीच में है तो कोलॉइड, और 1000 से भी बड़ा हो गया तो सस्पेंशन। बराबर, ठीक है। अच्छा, अब खुशी, तू लेक्चर के बाद में आज सबके चले जाने के बाद भी रुकेगी, ठीक है? हाँ बोल पहले, तो आगे बढ़े बात। खुशी सर नहीं है वो क्लास में। चली गई, ऐसा है? चलो बाद में याद दिलाना मेरे को, ठीक है? अच्छा, कोलॉइड्स के अंदर है ना बेटा, हम लोग बोलते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन। अभी आगे आगे बढ़ते हैं। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर मैंने ऐसा बोला आप लोग को कि एक जो कंपोनेंट होता है जो माइनर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, और जो मेजर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है बेटा उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। लेकिन वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट वाली टर्म्स तो हम ट्रू सॉल्यूशन में ही यूज कर सकते हैं, कोलॉइड्स में हम यूज नहीं कर सकते। तो सर, कोलॉइड्स में कौन सी टर्म यूज कर जाती है वो आप लोग को अभी सीखनी है। इसके अंदर कोलॉइड्स के अंदर जो सॉल्यूट की जगह प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है बेटा, याद रहेगा। कोलॉइड्स के अंदर जो सॉल्यूट की जगह पे होता है उसे हम लोग कहेंगे डिस्पर्स्ड फेज, और जो सॉल्वेंट की जगह पे होता है उसे कहेंगे डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, सॉल्वेंट तो हमेशा मीडियम ही प्रोवाइड करता है बेटा, तो याद रह जाएगा आप लोग को कि सॉल्वेंट की जगह पे जो है, मतलब अगर मैं बोलूं कि NaCl इन बेंजीन, NaCl इन बेंजीन, अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है मेरे पास में, अब बताओ कि NaCl इसमें कौन हुआ? तो डिस्पर्स्ड फेज हुआ, और बेंजीन इसके अंदर क्या हुआ? मीडियम हुआ बेटा ना, यही है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। डिस्पर्स्ड फेज की ही साइज की हम लोग बात कर रहे हैं कि वो 1 नैनोमीटर से 10 की पावर 3 नैनोमीटर के बीच में होती है, जबकि डिस्पर्जन मीडियम तो सॉल्वेंट ही है ना बेटा, वो तो 1 नैनोमीटर से कम ही होगा। जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो 1 नैनोमीटर से 10 की पावर 3 नैनोमीटर साइज रेंज के बीच में होता है। चलो आगे बात समझ में। कोलॉइड्स के अंदर दो जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें से पहला होता है डिस्पर्स्ड फेज, दूसरा होता है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज मतलब सॉल्यूट की जगह वाला, डिस्पर्जन मीडियम मतलब सॉल्वेंट की जगह वाला। डिस्पर्स्ड फेज की जो पार्टिकल साइज होती है वो 1 नैनोमीटर से 10 की पावर 3 नैनोमीटर के बीच में होती है, जबकि डिस्पर्जन मीडियम तो सॉल्वेंट है, उसकी साइज तो 1 नैनोमीटर से कम ही होगी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो कोलॉइड्स के अंदर अब हम लोग टर्म्स बताएंगे, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम। इसको शॉर्ट में हम लोग डीपी और डीएमबी कभी कभी बोल देते हैं, लेकिन आप लोग पूरा ही लिखेंगे बेटा ना। एक डीपी होता है और एक डीएम होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने ट्रू सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट देखने के बाद में हमने ये बोला था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बेसिस पर
सॉल्यूशन के 9 टाइप्स होते हैं बेटा, याद है आपको ये? हाँ सर, तो अपना सॉलिड को कांस्टेंट रखे, लिक्विड सॉलिड गैस। SLG पुट करके सॉल्यूट को SLG पुट किया था। हम लोगों ने फिजिकल स्टेट के बेसिस पर सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया था 9 टाइप्स में, है ना। अब देखो यहाँ पर, अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो नहीं है बेटा, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पर कॉलोइड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये बार 8 टाइप्स में। ठीक है, एक टाइप इसके अंदर कम होगा बेटा, बता सकते हो कौन सा टाइप कम होगा इसके अंदर? सर गैसियस का कोई? गैस इन गैस वाला कम होगा, क्योंकि ये तो हाँ, क्योंकि दो गैस तो हमेशा ही कौन सा मिक्सचर बनाती है बेटा? होमोजीनस मिक्सचर बनाती है। सर होमोजेनस। कॉलोइड जो होते हैं वो हेट्रोजीनस होते हैं। तो हम लोग गैस इन गैस को छोड़ के बाकी के 8 के 8 टाइप हम लोग इसके अंदर ले लेते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, डीएम को हमने SSS, LLL और G फिक्स कर दिया। डीपी को हम लोग SLG और SL लिखे। जो लास्ट में G था वो होमोजीनस था, उसको कभी भी कोलॉइड हम नहीं बोल सकते, वो हमेशा ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा, तो इसको हम लोगों ने इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, अच्छा ये जो टेबल आपके सामने है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। आपसे पूछ लेते हैं कि लिक्विड इन सॉलिड टाइप के कोलॉइड को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड इन लिक्विड टाइप के कोलॉइड को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड इन गैस टाइप के कोलॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं। तो फॉर सिंप्लिसिटी देखो मैं आपको एकदम ट्रिक से सिखा देता हूं, इसको ध्यान से देखना बेटा, है ना। डीपी को हमने फिक्स किया है SLG, ये समझ में आ गया होगा। डीएम को हमने फिक्स किया है SSS, LLL और GG। ठीक है, अच्छा अब एक चीज याद रखो कि अगर डीएम गैस है, अगर डीएम गैस है तो ऐसे कोलॉइड को हम कभी भी एरोसोल्स ही बोलेंगे। बोलो समझ में आ रहा है? कौन सा पार्ट मैंने बताया? नीचे के दो बेटा, सॉलिड इन गैस हो या लिक्विड इन गैस हो, इनको हम लोग हमेशा क्या बुलाएंगे बेटा? एरोसोल्स बुलाएंगे। ठीक है, अभी आपको टेंशन ही खत्म हो गया। तो गैस इन गैस तो कभी आएगा ही नहीं, सॉलिड इन गैस और लिक्विड इन गैस ही पूछेंगे। तो जब भी आपको पता चल जाए कि डीएम जो है वो गैस है, तो आप लोगों को उसको बुला देना है एरोसोल्स। हाँ मतलब सॉलिड गैस के लिए क्लियर है पूरा, गैस के लिए क्लियर है। ठीक है बेटा, अच्छा अभी आपने ऊपर का पढ़ते हैं। ठीक है, अब आ जाओ डीएम को LLL ले लो। ठीक है, अच्छा डीएम को जब LL और L लिया है और डीपी को SLG लिया हुआ है, मुझे बताओ सबसे पहला S और L है कि नहीं? S इन L, यस सर। खाली आपको बीच में लिखना है O। S तो वो है, डीएम उसका L है, बीच में आपको खाली लिख देना है O, तो क्या बनेगा? SOL। उस क्लास को हम लोग बोलते हैं सोल। बेटा याद रह रहा है? हाँ सर यस पक्का। है ना। अच्छा अब दूसरा देखो फिर, लिक्विड इन लिक्विड। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोग को बोला लिक्विड फैट को जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो उसी को बोलते हैं मिल्क। यस सर। है ना। हाँ सर। लिक्विड फैट को जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं मिल्क, एंड मिल्क इज नथिंग बट इमल्शन। यस सर, इमल्शन। तो लिक्विड इन लिक्विड को आप लोग याद रखेंगे बेटा, क्या बोलेंगे? इमल्शन। इमल्शन। ठीक है, अच्छा लिक्विड के अंदर कोई गैस डाली हुई, गैस भरी हुई है, तो है ना वो शेविंग करने वाला जो फोम आता है बेटा, पता है आपको? लिक्विड के अंदर गैस को डाल के ही बनाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फोम। ठीक है, अब आप लोग ये याद करो, चलो बेटा, है ना। सबसे पहले आपको डीएम को गैस फिक्स कर दिया तो उसको एरोसोल बोलेंगे। हाँ सर। डीपी और डीएम अगर S इन L है तो सोल बोलेंगे, सोल। लिक्विड इन लिक्विड है तो इमल्शन बोलेंगे। इमल्शन गैस इन लिक्विड होगा तो बेटा उसको हम लोग फोम बोल देंगे। फोम बोलेंगे। अब आ गया सॉलिड सोल। ठीक है, डीएम इसका फिक्स कर दिया है हम लोगों ने, S और S, सबसे ऊपर वाले 3 की बात कर रहा हूं, और डीपी है SLG। देखो सबसे ऊपर वाला और तीसरे वाला, सॉलिड इन सॉलिड या गैस इन सॉलिड, होते तो सोल ही है SOL, लेकिन क्योंकि इसका डीएम सॉलिड फॉर्म में है, इसको हम लोग बुलाते हैं सॉलिड सोल। क्या बुलाते हैं? सॉलिड सोल। ठीक है,
सॉलिड इन सॉलिड को सॉलिड सोल बुलाएंगे, गैस इन सॉलिड को सॉलिड सोल बुलाएंगे। ठीक है, अब इसमें एक ही चेंज है, लिक्विड अगर किसी सॉलिड में है तो वो एक जेल टाइप का आपको दिखाई देगा। ठीक है, बालों में लगाने वाला जेल आपको सबको पता है कि नहीं बेटा, वो हार्ड भी हाँ होता सर। है, लिक्विड टाइप का भी दिखता है। तो लिक्विड Yes, sir. इन सॉलिड को हम लोग बुलाते हैं बेटा जेल। ठीक है, तो ये 8 टाइप है बेटा, किसको किसको याद हो गए? मैं बीच बीच में से पूछूंगा। हाँ सर Yes, sir, पक्का याद हो गया। पूछो। याद हो गए? हाँ सर पूछो। चलो, हाँ सर। याद हो गए? है ना? चलो, अब मैं जिससे पूछूंगा बेटा वही बताएगा। हाँ सबसे सर। पहले बताएगा आदित्य, लिक्विड इन लिक्विड को क्या बोलते हैं? माइक चालू करना है, बोलना है, वापस माइक बंद कर सर देना है। लिक्विड, हाँ सर, हाँ सर, लिक्विड इन लिक्विड इमल्शन, इमल्शन। वेरी गुड बेटा, लिक्विड इन लिक्विड को इमल्शन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब पिनांक बता, लिक्विड इन सॉलिड को क्या बोलते हैं बेटा? पिनांक, ठीक है, तुम लोग हो कि नहीं वो ही नहीं पता चलता। लिक्विड इन सॉलिड, Yes, हाँ sir. सर। हाँ बेटा बोल, लिक्विड इन सॉलिड को क्या बोलेंगे? लिक्विड इन सॉलिड। Liquid, solid, solid solution. नहीं, solution, सिर्फ solution बोलेंगे। है सॉल्यूशन बोलेंगे? Liquid in सर वो SOL को सॉल्यूशन बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, सॉल्यूशन नहीं है वो, तो सोल ही बोलना है। अच्छा Short में नहीं ठीक बोलना है, सोल। हाँ सोल ही बोलना है बेटा, ना कंफ्यूज मत हो यार। ट्रू सॉल्यूशन इज टोटली डिफरेंट। ऐसा मैंने आपको Yes, बोला क्या, sir. ट्रू सॉल्यूशन को मैं सोल बोल रहा हूँ? ये कोलोइड के नहीं। टाइप को SOL ही बोलते हैं हम लोग। ठीक है, वो सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म नहीं है। हाँ सर। हाँ, मैं क्या पूछ Okay, रहा था? sir. लिक्विड इन सॉलिड बोलो बेटा, लिक्विड इन सॉलिड को बोलते क्या है? लिक्विड टाइप का है लेकिन सॉलिड जैसा दिखता है, क्या बोलेंगे बेटा उसको? अभी तो मैंने Gel. एग्जांपल दिया, जेल बोलेंगे बेटा, है ना? जेल, हाँ। हाँ ठीक है, चलो अब सॉलिड इन सॉलिड को माधव क्या बोलेंगे? सॉलिड सॉल। सॉलिड सोल बेटा। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ सॉलिड इन गैस को क्या बोलेंगे? मेरे को ही पूछ रहे मैं बोलता हूँ, तुम लोग फिर टाइम पास कर हो दो। सर। सॉलिड इन गैस को एरोसोल्स। हाँ, डीएम अगर फिक्स कर दिया गैस तो उसको तो हम तो लोग उसको तो एरोसोल ही एरोसोल ही बोलने वाले बोलना हैं। है। हाँ खाली सर। थोड़ा ट्रिक याद रखने वाला, वो एस लिक्विड है। ठीक है, और अपने को इस चैप्टर में पढ़ना भी लिक्विड कोलॉइड्स ही है बेटा। सॉलिड इन लिक्विड को सोल बोलते हैं। सॉलिड इन लिक्विड याद करने बहुत इजी, बीच में ओई डालना है बस खाली। लिक्विड इन लिक्विड में मिल्क का एग्जांपल लेके उसको इमल्शन याद करो, और गैस इन लिक्विड को फोम याद करो बेटा। हाँ और सर। सॉलिड इन सॉलिड या गैस इन सॉलिड को सॉलिड सोल याद करो, और लिक्विड इन सॉलिड को जेल याद करो। चल यार तो। अब ये ना आप लोग एक चीज याद रखना कि मैंने जो पढ़ाया है ना और एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो सेम है। ठीक है, याद रखो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ और जो एनसीईआरटी में दिया है वो सेम है। आप लोग मेरे पास ऐसा मत बोल के आना सर आपने जो पढ़ाया और एनसीईआरटी में जो है वो अलग अलग है, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या किया है उन्होंने पता है? उन्होंने Yes. डीपी को फिक्स कर दिया है, एसएसएस, एलएलएल और जीजीजी, हाँ और डीएम को उन्होंने चेंज किया है एसएलजी, एसएलजी, एसएलजी। ठीक है, लेकिन तो भी मैं सर थोड़ा आंसर तो वही रहेंगे ना। हाँ सॉलिड आंसर वही सोल रहेंगे से। बेटा ना, क्योंकि हाँ हम लोग तो ये फेस करते हैं हर साल के सर एनसीईआरटी में तो ऐसा दिया हुआ है, आपने ऐसा पढ़ाया है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि जो एनसीईआरटी में दिया है वो वही दिया हुआ है, एग्जाम्पल तो वही, लेकिन ये याद रखने में इजी है इसलिए मैंने इस तरीके का टेबल बनाया है। ओके ठीक है, सर। जी जी फिक्स कर दिया। अभी एक एरोसोल ऊपर हो एक एरोसोल नीचे हो तो आप लोग को याद करने में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इसको ऐसा कर दिया कि डीएम को एसएसएस कर दिया, एलएलएल और जीजी कर दिया, और डीपी को चेंज कर रहा हूं मैं एसएलजी, एसएलजी और एसएलजी। ठीक है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद सर ने जो ये टेबल बना के दिया है वो आपको याद करना है और वो एकदम सही है। ठीक है, हाँ अच्छा Yes, अब हम sir. लोग वैसे भी कोलॉइड NCERT के से टाइप पढ़ रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के फिजिकल स्टेट के बेसिस पर जो कोलॉइड्स होते हैं वो 8 टाइप के होते हैं और वो आपके सामने लिखे हुए हैं। अच्छा अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन। जैसे सॉल्यूशन के अलग अलग तरह से क्लासिफाई पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, बाइनरी, टर्नरी, इस तरह का होता है। ठीक है, अलग अलग तरीके का जैसा पढ़ते हैं वैसे ही हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पर्स फेज, अब हम लोग सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं कि डीपी का नेचर कैसा है। उसके बेसिस पर कोलॉइड्स को 3 टाइप्स में क्लासिफाई करा जाता है। पहला इसके अंदर आपके सामने लिखा हुआ है मल्टीमोलिकुलर, दूसरा है इसके अंदर मैक्रोमोलिकुलर, और तीसरा इसके अंदर होता है एसोसिएटेड कोलॉइड्स। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, 3 मार्क के लिए इसके अंदर से बहुत बार बोर्ड में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डीपी, इसमें डीएम को सोचना ही नहीं है अपने को। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डीपी, खाली डिस्पर्स फेज किस नेचर का है। डिस्पर्स फेज का मतलब सॉल्यूट के सॉल्वेंट बेटा,
सॉल्यूट। सॉल्यूट, Sir, ये मत solute. भूलिएगा, मतलब जिसको ऐड कर रहे हैं ना डिस्पर्स फेज, उसके नेचर पर कोलॉइड्स 3 टाइप के होते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर और एसोसिएटेड कोलॉइड्स। ठीक है, अब देखो मल्टी मॉलिक्यूलर, मल्टी मॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है बेटा? मल्टी मॉलिक्यूलर सर बहुत सर सारे उसमें बहुत सारे molecule मॉलिक्यूल हो। बहुत सारे मॉलिक्यूल रहते More हैं, than नाम one. नहीं पता चल रहा है, बहुत सारे मॉलिक्यूल। तो क्या लिखा हुआ है कि ईच डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ सर। अगर आप कोलॉइड बना दिए, अब कोलॉइड का एक डीपी का पार्टिकल आप निकाल के देखें तो उसके अंदर डीपी के बहुत सारे पार्टिकल्स आपको दिखे। मतलब मान लो कि मैंने सल्फर का कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, किसका बनाया? सल्फर का कोलॉइडल सल्फर का। सॉल्यूशन बनाया। अब जब उसका एक डीपी मैं निकाल के देखूंगा ना, तो उसके उसके अंदर सल्फर के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए होंगे। ठीक है, मतलब एक डीपी के अंदर एक सल्फर नहीं होगा, बहुत सारे सल्फर मिलके एक डीपी का पार्टिकल बना होगा। तो ऐसे टाइप के कोलॉइड को हम लोग बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। जैसे एग्जांपल है इसके, आप लोग को याद रखना है, कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल। ठीक है, नॉन मेटल तो मैंने आपको बताया अभी सल्फर का एग्जांपल लेके। हाँ सर। मेटल के हाइड्राइड्स भी होते हैं, और मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड्स भी होते हैं, और मेटल के सल्फाइड्स भी। तो मेटल और नॉन मेटल वाले जितने भी कोलॉइड्स बनते हैं वो सारे के सारे। अच्छा, मैं अगर आपसे ऐसा कहूँ कि सल्फर का एक ही एटम होता है बेटा, उसके अंदर सल्फर का एक ही एटम, तो एक एटम तो बहुत छोटी साइज का होता है ना बेटा, हाँ सर। तो वो फिर Yes. 1 नैनोमीटर से 10 की पावर 3 नैनोमीटर के बीच में कैसे बैठेगा वो? तो अगर वो एक Yes, सिंगल sir. एटम ही होगा तो उसकी साइज तो फिर 1 नैनोमीटर से कम हो जाएगी। ठीक है, और 1 नैनोमीटर से कम होगी तो फिर ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे हम लोग। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन तो नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, तो कोलॉइड पढ़ रहे हैं। तो साइज हाँ। तो 1 नैनोमीटर से 10 की पावर 3 नैनोमीटर के बीच में ही होनी चाहिए। तो उसके लिए बहुत सारे सल्फर को आपस में कलेक्ट होकर सिंगल पार्टिकल बनना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। आप लोग पहला पॉइंट याद करो, ईच डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हर एक डिस्पर्स फेज का पार्टिकल, उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे एग्जांपल, आपको सल्फर का याद रह गया तो मेटल भी बोल दो, नॉन मेटल भी बोल दो, मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड्स भी बोल दो, मेटल के सल्फाइड्स भी बोल दो बेटा। ठीक है, हो जाएगा ये? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब देखो मैक्रोमोलिक्यूलर। मैक्रोमोलिक्यूलर में क्या होता होगा बेटा? सर मतलब छोटे मॉलिक्यूल्स डीपी का अगर आप एक पार्टिकल निकाल के देखोगे तो वो खुद एक मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एग्जांपल देखो, कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ गम स्टार्च। स्टार्च आपको पता है ना बेटा, एक पॉलीमर है, पता है आपको? बहुत सारे ग्लूकोज जब कंबाइन होके एक जाइंट मॉलिक्यूल बनाता है ना, तो हाँ उसको हम सर। लोग बोलते हैं स्टार्च। हम्म। ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च में जब स्टार्च का एक पार्टिकल आप निकाल के देखोगे तो वो खुद अपने आप में बड़ा होगा। और किस साइज का होगा? 1 नैनोमीटर से 10 की पावर 3 नैनोमीटर के बीच में साइज का होगा। तो इसका मतलब आपने जब एक डीपी का पार्टिकल निकाल के देखा तो इटसेल्फ इज अ लार्ज मॉलिक्यूल। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं फिर मैक्रोमोलिक्यूलर। याद रखने में भी इजी है, स्टार्च एक पॉलीमर है, गम भी जो एक पॉलीमर यस है। सर। कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ गम, स्टार्च एक्सेट्रा, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। बोलो बेटा, याद रहता है? याद ही करना है अपने को। हाँ सर, रह रहा है। हाँ सर, रह रहा है। अगर याद हो गया तो मैं तुमको बोल रहा हूँ कि इसमें 6 मार्क तो आपके पक्के हैं, मतलब कोई मार्क निकाल नहीं सकता आपका इसमें से। ठीक है, अच्छा, मैं बोल रहा था कि डिस्पर्स फेज डीपी के नेचर के ऊपर ही तो हो रहा है, देखो ना काम पूरा। डीपी का जो नेचर है वो कैसा है, उसके बेसिस पर कोलॉइड्स को हम 3 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। पहला जो था वो मल्टी मॉलिक्यूलर, मतलब एक मॉलिक्यूल डीपी का निकाल के देखा तो उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमको मिले। मैक्रोमोलिक्यूलर का मतलब एक मॉलिक्यूल निकाल के देखा तो वो इटसेल्फ बहुत बड़ा मॉलिक्यूल निकला। एग्जाम्पल क्या होंगे मल्टी के? मल्टी के एग्जाम्पल होंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल, नॉन मेटल, मेटल के हाइड्रोक्साइड्स, मेटल के सल्फाइड्स। मैक्रो में क्या एग्जाम्पल होगा? कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ गम, स्टार्च एक्सेट्रा। ठीक है, हाँ सर। अब एसोसिएटेड अपने आप में एक हटके ही है, देखना। हाँ। ठीक है, एसोसिएटेड क्या होता है? एसोसिएटेड से दोज कोलॉइड्स व्हिच शोज इलेक्ट्रोलिटिक नेचर एट लो कॉन्सेंट्रेशन।
मतलब अगर उनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम प्रेजेंट है, बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में वो प्रेजेंट है, तो उनका नेचर इलेक्ट्रोलिटिक नेचर होगा। इलेक्ट्रोलाइट पता है ना बेटा, पूरी इलेक्ट्रोलिसिस केमिस्ट्री पढ़ ली हम लोगों ने, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ सर। यस सर। फैन चालू कर दूं? एक ही मिनट, एक मिनट। हाँ सर। हाँ ये देखो ना मुझे कितना पसीना आ रहा है, जान मुझ के थोड़ा सा एनर्जी के लिए। अच्छा, एसोसिएटेड कोलॉइड्स में हम क्या बोलते हैं बेटा? दोज कोलॉइड्स विच शो इलेक्ट्रोलिटिक नेचर एट लो कॉन्सेंट्रेशन एंड कोलॉइडल नेचर एट हाई कॉन्सेंट्रेशन। मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है अगर, तो उसका नेचर एकदम सिंपल सा इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन अगर उसी का हाई कॉन्सेंट्रेशन कर दिया गया तो वो शो करेगा फिर कौन सा नेचर? कोलॉइडल नेचर। ठीक है, ऐसे को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड। अब इसका मतलब आप लोगों ने स्टेटमेंट तो रीड कर लिया, लेकिन आपको मतलब कुछ समझ में आया नहीं, किस तरह से सर ऐसा कैसे हो गया, लो कॉन्सेंट्रेशन पे ऐसा नेचर, हाई कॉन्सेंट्रेशन पे ऐसा नेचर, तो वही अपने को अभी समझना है। तो उसके पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सोप्स और डिटर्जेंट्स क्या होते हैं। एसोसिएटेड कोलॉइड्स को समझने के लिए सोप्स क्या होते हैं और डिटर्जेंट क्या होते हैं बताओ जरा। व्हाट केमिकली सोप क्या होता है? साबुन कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, मैं अंतर को मार दूंगा आपको। Sir, higher fatty acids of sodium and potassium. हाँ, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स बेटा बोलने का, सोडियम और Salt. पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं बेटा? सर हायर सल्फोनिक एसिड के हायर सोडियम और सल्फोनिक एसिड। पोटेशियम। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर अच्छा, फैटी एसिड को केमिकली पता है क्या बोलते हैं? व्हाट आर फैटी एसिड्स केमिकली? अब फैटी एसिड तो कॉमन नेम है उसका। लिपिड्स। फैटी एसिड्स होते क्या है? व्हाट आर दे केमिकली? केमिकली फैटी एसिड्स का मतलब सल्फोनिक एसिड, जैसे आपको पता चल रहा है सर लिपिड्स। सल्फोनिल ग्रुप होता होगा, उसके अंदर SO3H ग्रुप होता होगा, लेकिन फैटी एसिड का मतलब हायर क्या होता है बेटा? कार्बोक्सिलिक सर एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा, है ना? कार्बोक्सिलिक एसिड पता है आपको? COOH जिसके अंदर हाँ ग्रुप सर, होता है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। और SO3H ग्रुप जिसके अंदर होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिर सल्फोनिक सल्फोनिक एसिड। एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सोप भी लिखा हुआ है, क्या होता है? अभी हम लोगों को मेन तो समझने का था कि एसोसिएटेड कोलॉइड क्या होता है, तो उसके लिए हम लोगों को समझना पड़ा कि सोप क्या होता है और डिटर्जेंट क्या होता है। जैसे एग्जांपल भी लिया हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है C17, यहाँ पे लिखा हुआ है C17H35 CONA, यही होता है सोप। इसको पहली बात बोलते हैं क्या है केमिकली? सोडियम स्टीयरेट। C17H35 CONA ये सोप होता है और इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम स्टीयरेट, इसका केमिकल नाम है। मान लो कि ये लो कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, कॉन्सेंट्रेशन का ही तो खेल खेल रहे हैं ना हम लोग। लो कॉन्सेंट्रेशन पे इलेक्ट्रोलिटिक नेचर, हाई कॉन्सेंट्रेशन पे कोलॉइडल नेचर, यही तो सीखना है अपने को। तो क्या सोचा मैंने कि लो कॉन्सेंट्रेशन लेके देखते हैं। तो क्या हुआ, C17H35 CO माइनस और दूसरा आयन मिल गया Na+। अब मुझे मिल रहे हैं इसके अंदर आयंस, तो इसका नेचर अब कैसा हुआ बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर हुआ, ठीक है ना? जैसे NaCl को Na+ और Cl- लिख रहे थे हम लोग, H2SO4 को H+ और SO4 HSO4- लिख रहे थे हम लोग, कॉपर सल्फेट को Cu+2 और SO4 2- लिख रहे थे हम लोग, ZnSO4 को Zn2+ और SO4 2- लिख रहे थे। वैसे C17H35 CONA को मैंने C17H35 CO- और Na+ लिख दिया। मतलब नेचर कैसा हुआ? इलेक्ट्रोलिटिक नेचर हुआ, बराबर यस सर। है ना? इसको ये बोलते हैं ना इलेक्ट्रोलिटिक। अभी इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास हो पाएगी बेटा, ठीक है। अच्छा, अब इसी के कॉन्सेंट्रेशन को मैंने इंक्रीज कर दिया। मैंने क्या किया, इसके कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज किया। यहाँ पे सर लिखा आपकी है आवाज कट हाई रही है। कॉन्सेंट्रेशन पर। अब वो क्या होगा, ये C17H35 जो ये कार्बन की इतनी बड़ी चेन थी ना, इसको मैंने ऐसे लिखा है यहाँ पर, ये इतनी बड़ी चेन, और यहाँ पे क्या लिखा है CO-। अरे वही तो था बेटा, यही था ना।
हाँ, सर। C17H35CO- तो लिखा था। इसी को अगर लॉन्ग फॉर्म में लिखना है तो सर मैं आवाज अटकेट की ना आवाज है तुम्हारी। हाँ क्या हो बेटा? सर तुम्हारी आवाज बहुत अटकेट की ना आवाज है एकदम। अच्छा ऐसा है, बाकी लोगों को? नो सर, बाकी ठीक है सर बराबर ही है उसके एकदम। नेटवर्क प्रॉब्लम अभी अरे ठीक है ये तेरे सर। नेटवर्क में इशू होगा ऋषभ। नहीं सर अभी ठीक है, बाकी मैंने अब्दुल को ही पूछा, उसको ही आवाज में ऐसे प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ। C17H35CO-, इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत हाई हो गया ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत हाई हो गया तो ये क्या शो करते हैं बेटा? देखो इस तरह से ये लोग एसोसिएशन शो करते हैं। एसोसिएशन का मतलब समझ में आ रहा है? एक मॉलिक्यूल देखो बेटा, ये हो गया एक मॉलिक्यूल ऐसा CO-, एक मॉलिक्यूल ऐसा CO-, एक मॉलिक्यूल ऐसा CO-, एक मॉलिक्यूल ऐसा CO-। इस ऐसा करते करते एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है, जिसको हम लोग साइज रेंज के अकॉर्डिंग 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में बोलते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि अब ये साइज रेंज में आ गया, इसका मतलब अब क्या बन गया बेटा? ये कोलॉइड बन गया ना। हाँ सर। लोअर कॉन्सेंट्रेशन हाँ पर, सर। लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर उसका नेचर था इलेक्ट्रोलिटिक, हायर कॉन्सेंट्रेशन पे उनका एसोसिएशन हो गया, और एसोसिएशन होने के बाद में अब उसकी साइज रेंज 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में आ गई, और अब वो बन गया कोलॉइड। तो जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर इलेक्ट्रोलिटिक नेचर शो करते हैं और जो हायर कॉन्सेंट्रेशन पर कोलॉइडल नेचर शो करते हैं, उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एसोसिएटेड कोलॉइड। अब आपको समझ में आया होगा धीरे धीरे करके। देखो तीसरा पढ़ो, एसोसिएटेड कोलॉइड्स का मतलब क्या होता है? दोज कोलॉइड्स which show electrolytic nature at low concentration and colloidal nature at high concentration, उनको हम लोग एसोसिएटेड कोलॉइड बोलते हैं। और उसको समझाने के लिए ही मैंने आप लोग को सोप और डिटर्जेंट का एग्जांपल समझाया। अच्छा अब एक चीज जो जेई में आप लोगों को पूछी गई है कि जो सोडियम स्टीयरेट है वो एसोसिएटेड कोलॉइड बनाता है, उसको हम बोलते क्या है? तो उसको सबसे पहली बात हम लोग बोलते हैं नेगेटिव मिसल्स, है ना। एसोसिएटेड कोलॉइड का दूसरा नाम होता है माइसल्स। मिसल्स भी बोलते हैं, माइसल्स भी बोलते हैं। लेकिन अब आप ध्यान से देखो तो ये जो कोलॉइड बना है बेटा, वो कोलॉइड के सरफेस पे कौन सा चार्ज है? CO-, CO-, COO-, COO-, COO-। तो ऐसे कोलॉइड को हम लोग नेगेटिव मिसल भी बोलते हैं। समझ में आया आप लोग को थोड़ा थोड़ा? तो मान लो कि अब आपको मैं ये बोल रहा हूँ, चलो ये दिख रहा है डो डेसाइल अमोनियम सल्फेट, है ना, C12H25 NH3 ट्वाइस SO4। अब मान लो कि आपसे बोले कि ये कौन सा कोलॉइड बनाता है, तो हायर सल्फोनिक एसिड है तो एसोसिएटेड कोलॉइड तो बनाएगा ये। हाँ सर। एसोसिएटेड कोलॉइड में भी कौन सा मिसल, पॉजिटिव मिसल बनाएगा या नेगेटिव मिसल बनाएगा? बोलो। सर नेगेटिव मिसल। नेगेटिव बनाना चाहिए, क्यों? नो सर, पॉजिटिव बने। पॉजिटिव बनाना चाहिए बेटा। देखो ये जो सल्फेट है वो तो आयन के फॉर्म में निकल जाएगा इसमें से। हाँ सर। जो बड़ा पोर्शन है ना, ये बड़ा सा पोर्शन, वो तो अमोनियम है बेटा, NH3 पॉजिटिव चार्ज का है। हाँ सर। अरे अभी थोड़ी देर पहले देखा ना हम लोगों ने C17H35 COO और Na। तो इसमें जब आपने कट किया तो जो छोटा पोर्शन निकल गया वो Na+ था, तो जो बड़ा वाला लॉन्ग पोर्शन चेन के ऊपर चार्ज आया वो माइनस था, तो ये नेगेटिव मिसल बन गया। हाँ अब सर। ये वाला अगर आप देखो एग्जांपल, डो डेसाइल अमोनियम सल्फेट, इसमें से जब सल्फेट निकल जाएगा तो सल्फेट खुद नेगेटिव चार्ज का होता है, तो रिमेनिंग वाला पार्ट पॉजिटिव चार्ज का होगा। हाँ सर। तो ये क्या हो गया बेटा? पॉजिटिव मिसल। तो आप लोगों को पूरा का पूरा सोप और डिटर्जेंट का एग्जाम्पल लेके एसोसिएटेड कोलॉइड का फॉर्मेशन इस तरह से समझाना होता है। बताओ कि हम लोग ये कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड पढ़ रहे हैं। किसके बेसिस पर पढ़ रहे हैं? तो नेचर ऑफ डीपी के बेसिस पे पढ़ रहे हैं। नेचर ऑफ डीपी के बेसिस पर कोलॉइड्स कितने टाइप के होते हैं? तो 3 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा होता है बेटा? मल्टी मॉलिक्यूलर। दूसरा कौन सा होता है? मैक्रो मॉलिक्यूलर। तीसरा कौन सा होता है बेटा? एसोसिएटेड कोलॉइड। मल्टी में क्या होता है कि एक डीपी निकाल के देखोगे बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलेंगे। मैक्रो, एक निकाल के वो खुद ही बहुत बड़ा होगा, खुद वो अपने आप में एक जाइंट मॉलिक्यूल होगा, बड़ा सा मॉलिक्यूल होगा। और एसोसिएटेड तो एकदम से हटके ही है, लो कॉन्सेंट्रेशन पे इलेक्ट्रोलिटिक नेचर शो करता है और हायर कॉन्सेंट्रेशन पे वो कोलॉइडल नेचर शो करता है। और एग्जांपल इसके क्या है?
सोप्स और डिटर्जेंट। सोप क्या होता है? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड, और डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर सल्फोनिक एसिड। अगर आपसे बोले कि सोडियम स्टीरेट है, कौन सा मिसल बनाएगा? तो बेटा नेगेटिव मिसल बनाएगा। और 2 डेसाइल अमोनियम सल्फेट है, कौन सा मिसल बनाएगा? तो पॉजिटिव मिसल बनाएगा। बेटा समझ में आया? हाँ सर। यस पूरा सर। अच्छे से समझ में आएगा बेटा, है ना? 2 डेफिनेशन बेटा आप लोग को याद करने होते हैं, 2 डेफिनेशन। अच्छा, मैं आपको सोप का मैकेनिज्म भी समझाऊंगा कि जब हम लोग सोप या डिटर्जेंट को पानी में डाल के एक सॉल्यूशन बनाते हैं और जब इसमें कपड़े भिगोते हैं तो वो क्लींजिंग एक्शन किस तरह से शो करता है ये कोलॉइड बनाने के बाद, ये अपने को पढ़ने का बाकी है। तो थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा आपको। अभी फिलहाल के लिए 2 डेफिनेशन है, बहुत बार बोर्ड में पूछे हुए हैं। एक है CMC, जिसको क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, और एक है TK, जिसको हम लोग बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है, हम ये कहना चाह रहे हैं क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन ऐसा एक मिसल का फॉर्म है जो, या हम लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। देखो, क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? मैंने आपको बोला कि जो एसोसिएटेड कोलॉइड है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे कोलॉइड्स होते ही नहीं है, बोला ना ऐसा मैंने। हायर कॉन्सेंट्रेशन पे ही वो कोलॉइड बनते हैं। तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन की लिमिट आती होगी बेटा, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के जब अबव जाएंगे हम, तब कोलॉइड बनता होगा बेटा, हाँ सर। है ना? अब देखो, लोअर कॉन्सेंट्रेशन है 0.0001, तो इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर है। फिर धीरे धीरे करके हमने इंक्रीज करना शुरू किया, और इंक्रीज करते करते एक ऐसे पॉइंट पे आ गए हम लोग कि जिस पॉइंट के अबव जाने पर वो कोलॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को ही हम लोग क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा है कि द फॉर्मेशन, देखो लिखा क्या है यहाँ पे, द फॉर्मेशन ऑफ मिसल, जो मिसल बनते हैं, टेक्स प्लेस अबव अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन। एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के अबव ही मिसल का फॉर्मेशन होता है, और वो पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन। अब आपको टेम्परेचर का समझ में आ ही गया होगा बेटा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अबव मिसल का फॉर्मेशन होता है, और वो पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्राफ्ट टेम्परेचर TK से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके सर। बोलो, समझ में आ गया आपको? पूरा का पूरा Yes, पार्ट sir. आपको समझ में आ हाँ गया? सर, CMC। ठीक है, अब मैं आता हूँ सामने। अच्छा, अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो देख लेता हूँ। हाँ सर। मैंने आपको बताया ना कि ये मैं सिखाने वाला हूँ आपको क्लींजिंग एक्शन हाँ। ऑफ सोप। ठीक है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाता हूँ। अभी मैं आता हूँ सामने। हाँ सर। रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। हाँ। ठीक है बेटा, हम लोगों ने इस चैप्टर में कितना पार्ट कंप्लीट कर लिया आज? सबसे पहले तो हम लोगों ने एडसॉर्प्शन की थ्योरी पूरी कंप्लीट कर दी है। यस हम सर। लोगों ने कैटालिसिस को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने कोलॉइड्स को स्टार्ट किया। क्या आपको समझ में आया कि कोलॉइड्स और क्रिस्टलॉइड में क्या डिफरेंस बताया था थॉमस ग्राहम ने? हाँ सर। सर वो क्रिस्टलॉइड, टू सॉल्यूशन होता है, और ये हाँ, लेकिन उसके अंदर जो क्रिस्टल होता है ना NaCl का, उसको बोलते हैं क्रिस्टलॉइड। और वही क्रिस्टल ऑफ NaCl को जब बेंजीन में डालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कोलॉइड, क्योंकि उसकी जो पार्टिकल की साइज होती है वो 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में होती है। हाँ ठीक है, सर। ये एक पर्टिकुलर सेक्शन समझ में आ गया। अच्छा, हाँ। फिर उसके बाद में हम लोगों ने एक बड़ा सा चार्ट बना के हम लोगों ने देखा कि 3 चीजों के बीच में डिफरेंस क्या है: रो सॉल्यूशन, कोलॉइड्स और Colloid और सस्पेंशन। suspension। उन्होंने बताया, फॉर एग्जाम्पल को अगर काउंट कर ले तो 6 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, हाँ। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि जो कोलॉइड होते हैं ना, उसमें एक DP होता है, एक DM होता है। समझ में आ गया? यस सर। और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड को हमने स्टार्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ DP एंड DM। टोटल 8 से DM को फिक्स किया SSS, LLL, GG, और हाँ DP सर। को फिक्स किया SLG, SLG और SLG SS। और SLG। मैंने आपको जी बताया जी। कि जो गैस वाले होते हैं ना बेटा, उनको तो आंख बंद करके एरोसोल लिख दो बेटा। एरोसोल। और सॉलिड इन लिक्विड को सोल बोलते हैं, लिक्विड इन लिक्विड को इमल्शन बोलते हैं, और गैस इन लिक्विड को बेटा क्या फोम बोलेंगे? बोलते हैं। फोम। सॉलिड में पहला और तीसरा, उसको सॉलिड सोल बोल सोल। देना है, और बीच हाँ। वाले को सॉलिड इन जेल लिक्विड बोलते हैं। बोल देना बेटा, जेल। जेल। ये आप लोग को याद हो गया अच्छे से। अच्छा, फिर उसके बाद में DP का नेचर कैसा है, उसके बेसिस पर जो कोलॉइड्स हैं वो मल्टी मॉलिक्यूलर हो सकते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूलर हो सकते हैं, और एसोसिएटेड हो सकते हैं।
मल्टी मॉलिक्यूलर में एक डीपी निकाल के देखो बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलेंगे। एग्जांपल हाँ। कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल, नॉन मेटल, मेटल के हाइड्रोक्साइड, मेटल के सल्फाइड। अच्छा, हम्म। अगर एक डीपी निकाल के देखा और उसमें एक ही मॉलिक्यूल मिला तो मैक्रो मॉलिक्यूल हो गया बेटा। मैक्रो हाँ, मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूलर का Starch। एग्जांपल होता है कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च होता गम। है, गम होता है, एक्सेट्रा होता है बेटा। ठीक है, हम्म। और एसोसिएटेड तो बिल्कुल अलग थे। लो कॉन्सेंट्रेशन पे इलेक्ट्रोलिटिक नेचर शो करते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन पे कोलोइडल नेचर शो करते हैं। सोप और डिटर्जेंट का मैंने एग्जांपल लेके किस तरह से वो लो कॉन्सेंट्रेशन पे इलेक्ट्रोलिटिक नेचर शो करते हैं वो हाँ। डेप्थ में लिख के बताया मैंने। और Yes, जब sir। कॉन्सेंट्रेशन उनकी बढ़ती है तो किस तरह से जिग जैग मैनर में वो एक पूरा का पूरा मिसल क्रिएट करते हैं, वो मैंने आपको सिखाया। मिसल दो टाइप के होते हैं बेटा, नेगेटिव और पॉजिटिव। और इनके जो सरफेस के ऊपर का जो चार्ज है ना बेटा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है, वरना तो वो सस्पेंशन बन जाते हैं। हम्म। ये पॉइंट पर सोचो मैंने क्या बोला, अभी मैंने क्या बोला। उनके सरफेस के ऊपर का चार्ज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर सरफेस पे चार्ज नहीं होता तो वो सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों बोला मैंने, सोचो जरा। मान लो कि एक पर्टिकुलर साइज बन गई 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर, जिसका सरफेस पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। अगर ये स्कोप है अगर, तो इसके सरफेस पे कौन सा चार्ज है बेटा, नेगेटिव। नेगेटिव और अगर चार्ज। सोडियम अमोनियम सल्फेट है तो कौन सा चार्ज है बेटा इसके ऊपर, पॉजिटिव। ठीक है, अगर सोडियम स्टेरेट है, अगर वो 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में है अभी, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। मान लो कि ये दूसरा है और इसके सरफेस पे भी कौन सा चार्ज है बेटा, नेगेटिव। अगर मान लो कि ये चार्ज नहीं होता तो जो एसोसिएशन है ना वो रुकता ही नहीं। हाँ। ये वाला भी इसके साथ में एसोसिएट हो जाता और बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना देता है। यस सर। Yes। और तो वो suspension मॉलिक्यूल की साइज की 10⁻³ नैनोमीटर से भी बड़ी हो जाती है, हाँ। तो उसको फिर सस्पेंशन बोलने लग जाते हैं हम लोग। तो ये सरफेस के ऊपर का जो बेटा चार्ज है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सेम चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। और Repel रिपेल करेंगे। करेंगे तो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, और अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो कभी भी उनका एसोसिएशन नहीं होगा, और हाँ। एसोसिएशन नहीं होगा तो वो कभी भी सस्पेंशन में कन्वर्ट नहीं नहीं होगा। होगा। सरफेस के ऊपर का चार्ज जो नेगेटिव मिसल बना, पॉजिटिव मिसल बना, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस सर। एसोसिएटेड कोलाइड्स में मैंने एंड किया, और लास्ट में आपको दो मैंने खास डेफिनेशन बताए हैं, एक सीएमसी क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन, और दूसरा मैंने आप लोगों को बताया कौन सा, क्राफ्ट टेम्परेचर। हाँ क्राफ्ट टेम्परेचर। एक को सीएमसी और एक को टीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के अबव मिसल का बनना, इसको हम लोग बोलेंगे सीएमसी क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अबव मिसल का बनना, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, क्राफ्ट टेम्परेचर, टीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। मेरे ख्याल से आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आ गया होगा, और हाँ, समझने से ज्यादा अगर आप लोगों ने आज के लेक्चर को याद किया है यस यस सर। सर। तो हम लोग विन एंड विन सिचुएशन में है। ये चैप्टर जब तक चल रहा है तो आप केमिस्ट्री में थोड़ा सा कम टाइम यूटिलाइज करके फिजिक्स और मैथ बायो में ज्यादा टाइम यूटिलाइज कर सकते हो बेटा, क्योंकि ना ये रिवीजन बहुत इजी हो रहा है। और ऐसा भी हाँ। कर सकते हो कि जब ये सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हैं, सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स हैं, वो आप लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट में रिवाइज करते रहो बेटा ना। तो इस तरह से अपने को मैनेजमेंट भी अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये अभी देखो आधा घंटा आप पढ़ोगे ना, लेक्चर के बाद 2 बजे के बाद आधा घंटा पढ़ लोगे ना पीडीएफ को, तो आपको याद हो जाएगी। तो Yes, और sir। 1 घंटा अगर आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट में यूटिलाइज करना है बेटा, तो आप लोग न्यूमेरिकल कर सकते हो सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है, तो किसी को डाउट अगर नहीं है तो वो जा सकता है, डाउट है तो रुको बेटा। बाय सर। बाय बाय। डीजे आवाज से क्या हुआ? बाय सर। હા સર, આપણે ये फोर्टनाइट आने वाली, हाँ કીધું ને આપણે Full આ chapter electrochemistry ના full chapter। केमिस्ट्री फुल चैप्टर। नहीं मैंने सुना नहीं, अब क्या बोला आप लोगों ने, डिस्कशन कर रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आया कुछ भी। हाँ सर, वो फोर्टनाइट टेस्ट का बोल। कमिंग फोर्टनाइट सानी सर। फोर्टनाइट हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सम्स। हाँ सर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पूरा चैप्टर बेटा, थियरी भी ठीक है पूछ सर। सकता हूँ और सम भी पूछ सकता हूँ बेटा उसके अंदर, है ना। हाँ सर। हाँ सर। और ऐसा हो तो मैं आप लोगों को आज के मैं पीडीएफ भेज देता हूँ। उसको पीडीएफ भेजा है मैंने आप लोग को, जो सम्स मैंने आप किसकी लोग को सर? करवाया लेक्चर में। हाँ सर वो तो है। हाँ सर। हाँ सर, भेजिए सर। तो वो आप लोग अच्छे से कर लेना बेटा, ठीक है। हाँ सर। ओके। यस सर। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर।